सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th की साइंस में हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, जिसमें अम्ल, क्षारक तथा लवण पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने पहले लेक्चर में अम्ल और अम्लों के प्रकार पढ़ लिए थे और उनके भौतिक गुण। अब इस वीडियो लेक्चर में हम अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक ना एक रिएक्शन यहाँ से आती ही रहती है, तो ध्यान पूर्वक पढ़ना भाई। क्योंकि देखो, अगर सीधे से तो प्रश्न नहीं पूछता है कि अम्ल क्या होते हैं। प्रश्न इस तरह से पूछता है, अम्ल से आप क्या समझते हैं, अम्ल के कोई दो रासायनिक गुण लिखिए, या फिर अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया होती है तो क्या होता है। इस तरह से प्रश्न होते हैं, या धातुओं के साथ अपक्रिया को दर्शाइए या धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रियाओं को दर्शाइए। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं हमारे, या धातु कार्बोनेटों के साथ, वो हमारे प्रश्न यहीं से उठाए होते हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण तथा अम्लों के उपयोग। ठीक है, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। क्योंकि यहाँ पर मिल रहे हैं तो मैं क्लास 10th के 3 सब्जेक्ट, और वो है साइंस, मैथ और इंग्लिश। और 12th के जो भी तुम्हारे भाई बहन हैं, या फिर 11th और 9th भी इसमें चल रहा है। तो जो 9th और 10th है वो उसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और जो 12th होगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहें। अगर आप किस में हाई स्कूल क्लास में है या 9th में है, तब भी वीडियो को देखिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग अगर साथ ही साथ लिख रहे हैं या सुंदर सुंदर से अपने नोट्स बना रहे हैं तो फिर हेडिंग डाल लीजिए अम्लों के रासायनिक गुण या रासायनिक गुणधर्म। तो अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया, पहले हम जो पढ़ेंगे कि अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करते हैं। तो कुछ बच्चे धातुओं के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे आयरन है, ठीक है। तो आवश्यक साड़ियों में जो लेफ्ट साइड दिए हों वो सब धातुएं हैं, और लेफ्ट साइड से उधर की ओर एक कर्सिव तिरछी लाइन होती है आवश्यक साड़ी में, उससे उधर की जो वो होती हैं अधातु हैं, ठीक है। और जो तिरछी लाइन पर होते हैं वो होती हैं उपधातुएं। तो मैं जहाँ धातुओं के साथ अम्लों की क्रिया करा रहा हूँ, तो अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या देते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो देखो, अम्ल, धातु और लवण और हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल धातुओं के साथ दे रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के लिए आप यहाँ पर H2 लिख सकते हो, H2 गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो इसके लिए जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिख सकते हैं एसिड, ठीक है, प्लस मेटल गिव्स आउट साल्ट, और प्लस H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो यहाँ पर मैं एक अम्ल ले रहा हूँ H2SO4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लिख दिया है। तो क्या अम्ल तो ये है इधर वाले, और धातुएं सभी ये हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने अम्ल लिया है वो है तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फेट, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल, दिख रहा है वही साफ साफ। तो जिंक, ये जो अपक्रियाएं लिखी हुई हैं यहाँ पर विस्थापन अपक्रियाएं, अगर आपने पहला जो चैप्टर पढ़ा है विस्थापन अपक्रिया वाला तो आपकी समझ में आएंगे। तो विस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं, जो धातु, ठीक है, जो धातु मतलब सक्रियता श्रेणी में ऊपर आती है वो अपने से कम वाली को विस्थापित कर देती है। देखो यहाँ पर Zn है, ठीक है। तो Zn हाइड्रोजन के ऊपर आती है, तो Zn हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी। तो देखो Zn और SO4 बनेगा, क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो क्या बना भाई, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। नाम भी लिखना सीखिए। देखो, धातु को तो जिंक पढ़ेंगे और सल्फेट SO4 आयन के लिए। और ये तुम्हारी है हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, हाइड्रोजन
ठीक है। तो धातु किसके साथ, अम्लों के साथ क्रिया कर रही है, तो क्या बना रही है, जिंक सल्फेट यानी लवण और तथा हाइड्रोजन गैस निकाल रही है। दूसरा हम उदाहरण ले रहे हैं आयरन, तो आयरन भी हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी, तो आयरन भी हमारी क्या, ये आयरन विस्थापित करेगी और क्या बनाएगी, फेरस सल्फेट। ठीक है, क्या बनाएगी, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या निकल रही है तुम्हारी, हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल देखो यहाँ पर हाइड्रोजन यानी आयरन ने विस्थापित किया तो H2 हटा गया और उसके स्थान पर क्या आ गया, FeSO4। विस्थापन अभिक्रिया मैंने पढ़ाई है तुम्हें। Mn, तो Mn हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और क्या बनाएगी, MnNO3 का होल ट्वाइस। NO3 देखिए यहाँ पर NO3 दो हैं और यहाँ पर 2HNO3 लिया गया है, इसलिए H2 गैस निकली। ठीक है, नेक्स्ट है Mg प्लस HCl। तो देखो Mg किसके साथ करेगा, MgCl, क्या बनाएगा, MgCl2। देखो दो Cl है तो MgCl2, MgCl नहीं बनता है, क्या बनता है, MgCl2 और प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। Mg का मतलब है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, अब देखो Mg कैसे बनता है, देखो Mg के पास होता है बेटा दो धनायन, कितने होते हैं, दो धनायन, और Cl के पास है एक ऋणायन, Cl के पास एक ऋणायन है, इसलिए यहाँ MgCl नहीं बना, क्या बना, MgCl, क्योंकि दो Cl के पास में दो ऋणायन हो जाएंगे, इसलिए MgCl2 बन रहा है, MgCl नहीं बन रहा। इसलिए हमने 2HCl लिए, कितने लिए, 2HCl। किसी को ये डाउट होता है कि भाई सर कहीं पर तुम 2 ले लेते हो, कहीं पर 2 नहीं लेते हो, तो इसलिए लेते हैं क्योंकि दोनों धनायनों और ऋणायनों यानी जो नेगेटिव और तुम्हारे पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, उन दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, दोनों आयनों की संयोजकता समान होनी चाहिए, तभी वो संयोग करेंगे। ठीक है, तो समझ में आई। Zn ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया, क्या बनाया, जिंक सल्फेट और प्लस H2 गैस। यहाँ पर आयरन ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया, क्या बनाया, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली। Mn ने HNO3 से क्रिया करी, MnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2 गैस निकली। तो यहाँ पर एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। तो देखो धातु कार्बोनेट की बात करें तो कोई भी धातु कार्बोनेट इस रूप में मिल सकता है। M मान लो ये धातु है और कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3। ठीक है, तो MCO3 हो सकता है और फिर MHCO3 भी हो सकता है। बाइकार्बोनेट इसे पढ़ते हैं, देखिए बाइकार्बोनेट पे एक ऋणायन होता है और इस पर एक धनायन होगा और इस पर दो धनायन होंगे और इस पर दो ऋणायन होंगे, तभी इस तरह से ये जुड़ेंगे आपस में। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट में एक ये ले लिया है हमने, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आ जाता है तो HCl3 उसे पढ़ते हैं। तो धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया, तो अम्ल धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण यानी साल्ट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 तथा जल बनाते हैं। जल का सूत्र होता है H2O। तो देखो यहाँ पर धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके साल्ट तथा CO2 और प्लस H2O बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, CO2 प्लस H2O। इंग्लिश में लिखने वाले बच्चे इंग्लिश में लिख सकते हैं कि ये साल्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा ये एसिड दे रखा है, एसिड, ऐसे तुम लिख सकते हो मेटेलिक या मेटल कार्बोनेट। ठीक है, धातु कार्बोनेट। तो जैसे धातु कार्बोनेट, धातु यहाँ पर सोडियम है और कार्बोनेट हमने लिया है CO3। तो Na2CO3 सूत्र क्यों बना, आपको आने चाहिए तोड़ने। देखिए Na के पास एक धनायन ही होता है और CO3 के पास दो ऋणायन। तो बैलेंस करने के लिए, तो दोनों ऋणायन बराबर होने के लिए ये क्या करेगा, दो ले लेगा, तो Na2CO3 क्या बनेगा, Na2CO3। तो Na2CO3 जब HCl अम्ल से क्रिया करता है तो पहली बात क्या निकलेगी, HCl के साथ क्रिया करके देखो क्या बनाएगा, NaCl। ये जो Na है वो इस Cl से क्रिया करी और क्या बनाया उसने, NaCl। देखो यहाँ भी Cl दो हैं तो 2NaCl और Na भी दो हैं
क्योंकि Na के पास तो बेटा एक धनायन होता है और प्लस Cl के पास एक ऋणायन, तो ये दोनों आपस में सिंगल सिंगल जुड़ेंगे NaCl। कुछ बच्चे इसे ऐसे जोड़ देते हैं, देखो Na2 और Cl2, तो ये तो भाई गलत है, NaCl। इनका रेशो यहीं पर बंद कर लेते हैं। इसके लिए मैं वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री में, तो उनको समझना जो बच्चे 9th में नहीं पढ़े। अब बचा क्या, CO2, अपने आप लिख दीजिए CO2 और प्लस H2O। दूसरी तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्या बचेगा, सिर्फ NaCl चार्ट बना लीजिए, उसके बाद CO2 प्लस H2O लिखे रखिए। ठीक है, तो देखो CO कितने हैं, CO3 है, तो देखो CO2, तो 2 CO2 यानी एक कार्बन और CO2। अब एक ऑक्सीजन बचा यहाँ पर, तो वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, H2 2 है और एक ऑक्सीजन जल, तो CO2 प्लस जल। ये मैंने लिख दिए हैं आपको पहले से ही, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा, CO2 प्लस जल, ये तो अपने आप ऐड कर रखी है, बाकी लबड़ बना दीजिए जिससे तुम्हें आसानी हो जाए। और धातु अगला है, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे बेटा। धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे, तो धातु बाइकार्बोनेट। अब धातु बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, M धनायन, F पे धनायन होता है प्लस HCO3 होता है। तो धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, बाई मतलब हाइड्रोजन को भी पढ़ते हैं, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने एक लिया है बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3, तो देखो Na पे एक धनायन होता है और CO3 पर एक ऋणायन, और प्लस HCl, देखो H पे भी एक धनायन और Cl पर भी एक ऋणायन। तो ये Na है वो Cl के साथ संयुक्त होगा ऋणायन के साथ, और क्या बनाएगा, NaCl, यानी साल्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, साल्ट, लवण बनाया। उसके बाद में बचा क्या, H2CO3 है ना, तो मैं यहाँ पर H2O लिख दूंगा अपने आप। देखो 2 H हैं, एक H और एक H और एक ऑक्सीजन इसका, तो CO2 और प्लस H2O, ये अपने आप लिख दीजिए। तो याद रहेगा कि धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया, अम्ल धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। यहाँ पर तो मैंने Cl ही बनाया, या यानी उसकी जगह और कोई भी धातु ले सकती हो, जैसे जिंक भी ले सकती हो, है ना, कि जिंक कार्बोनेट के साथ क्रिया, है ना, या फिर और कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे मैं कहूँगा ZnCO3 और प्लस H2SO4, जो भी अम्ल है तुम्हारा H2SO4, और गिब्स आउट क्या बनाएगा, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस CO2। प्लस CO2 और प्लस H2। तो ये जो CO2 है तुम्हारी यहाँ पर गैस है। तो देखो कितना आसान है कि ZnCO3 प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। देखो Zn किसके साथ जुड़ा, SO4 के साथ, ठीक है, Zn किसके साथ जुड़ा, SO4 के पास। अब बचा H2, एक को इससे लिया H2O बना और CO2 बचा सिर्फ। तो ये जो धातु की कार्बोनेट से क्रिया है, तो क्या धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाती है। याद हो जानी चाहिए, क्या बनाती है, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाती है। नेक्स्ट देखेंगे, क्षारकों के साथ अपक्रिया। ठीक है, धातु क्षारकों के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाती हैं, तो अम्ल, सॉरी धातु नहीं, अम्ल, अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। और इस अभिक्रिया को लिख लीजिए आगे भाई, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते।
तो अगर आपसे पूछे उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो अम्ल और क्षारकों की उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहाँ पर ऑब्लिक करके हेडिंग भी डाल सकते हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो अम्ल अगर क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर यह क्षारक प्लस अम्ल, ठीक है, या फिर अम्ल या क्षारक कैसे भी लिख लीजिए, लवण तथा जल बना रहे हैं, यानी एसिड्स सॉरी बेसिज है, बेसिज और प्लस एसिड और गिव्स आउट साल्ट और प्लस H2O, जल बना रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर एक NaOH दिया है, ये क्षारक है, तो इस क्षारक का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये अम्ल हाइड्रोक्लोरिक से क्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, NaCl तथा जल बनाएगा। NaCl एक नमक है, साधारण कॉमन नाम, जिसे सोडियम क्या कहते हैं, इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, रासायनिक नाम इसका सोडियम क्लोराइड है, और ये तुम्हारा है जल। ठीक है, तो देखो कैसे करता है क्रिया, देखो Na और Cl से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, NaCl, और ये H2O जल निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो इसको तोड़ लिया करो, K धनायन और OH ऋणायन, और ये धनायन और ये ऋणायन, तो देखो K धनायन किससे क्रिया करेगा, धनायन ऋणायन से क्रिया करेगा, तो KCl बनाएगा, क्या बनाएगा, KCl, और ये दोनों आपस में मिलेंगे OH और आयन, तो ये बनाएंगे जल। तो KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, और ये तुम्हारा वाटर है। ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। तो अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। यहाँ जल के सूत्र को थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये बाद में मिसप्रिंट हो जाते हैं। ये H2O सफिक्स में इस तरह से लिखे हैं, अंत कहीं इस तरह से लिखा हो तो सुधार कर लिया करो। अगला है अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो अब मैं तुम्हें यहाँ बता दूं, जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं, यानी M और O भी हो सकता है, या MO2 हो सकता है, ये अपने अपने अलग अलग प्रकार हैं, MnO3 भी हो सकता है, कुछ भी। तो जो धातु ऑक्साइड है इस तरह के मिलेंगे, M फॉर मेटल होती है और MO2 मतलब धातु के लिए। तो मैं यहाँ पर धातु ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। धातु ऑक्साइड की बेटा प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। तो जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो हम इन्हें क्षारक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्षारक। और जब क्षारक हैं तो अम्ल क्षारकों से क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाएंगे। इसी तरह से अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण तथा जल ही बनाएंगे, लवण तथा जल ही बनाएंगे। यहाँ पर एक धातु ऑक्साइड लिया है हमने, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, देखो कॉपर ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन हो उसे क्या पढ़ते हैं, ऑक्साइड। अब देखिए ये कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, Cu पे एक धनायन होता है और Cl से क्रिया करेगा, बनाएगा CuCl2, यानी कॉपर क्लोराइड, क्योंकि दो Cl यहाँ पर हैं। अब देखो दो H और एक H मिलकर के बनाएगा H2O जल, यानी वाटर बनाएगा। समझ में आ रही है अब क्रियाएं भाई। तो क्या बनाएगा, वाटर। तो कॉपर क्या करेगा, क्लोराइड, यानी कॉपर के पास में होते हैं बेटा दो धनायन, और इसके पास में क्या होगा, एक ऋणायन, तो दो Cl के साथ करेगा। तो अगर कॉपर पर दो ऋणायन है तो उसे क्यूप्रिक क्लोराइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्यूप्रिक। यहाँ अगर सही से शुद्धिकरण लिखना चाहते तो इसे क्यूप्रिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक क्लोराइड। अगर कॉपर पे एक धनायन होता है तो उसे क्यूप्रस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्यूप्रस। CuO हो तो क्यूप्रस। ठीक है,
जैसे अब दूसरी है धातु सोडियम ऑक्साइड, यहां पर हमने लिया है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ये है, ऑक्साइड है, और यहाँ पर जो अम्ल है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड से क्रिया कर रहे हैं तो बना रहे हैं ये सोडियम नाइट्रेट और वाटर। नाम भी लिख लिया करो जिससे तुम्हें याद भी हो जाएंगे, ऐसे लिखते रहोगे तो। देखो सोडियम के इसको तोड़ दिए, इस पे होते हैं एक धनायन और इस पे है 2 ऋणायन, और इसको तोड़ेंगे तो इस पे एक धनायन और इस पे 2 ऋणायन, एक ऋणायन। तो देखो ये NO क्या करेगा, इस एक NO से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा NaNO3, लेकिन यहाँ 2 Na और 2 ही NO3 है तो हम 2 लगा देंगे, क्योंकि एक एक धनायन और ऋणायन है तो इन पे एक धनायन होता है और इस पे एक ऋणायन होता है, तो दोनों की बैलेंस ही बराबर है। तो 2NaNO3 और प्लस बचा क्या 2H2 और O, तो H2O यानी वाटर निकला। तो यहाँ हम देखते हैं कि धातु ऑक्साइड, मैंने ये बात जो पहले बताई थी कि धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको लिख भी दिया कि यहाँ हम देखते हैं कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। तो अतः धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, क्योंकि धातु ऑक्साइड भी क्या बना रहे थे, लवण तथा जल बना रहे, तो इनकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारकों की भांति होगी, क्योंकि क्षारकों की अभिक्रिया में ये पढ़ा है कि क्षारक प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। ठीक है, अब है नेक्स्ट के धातुओं की अम्लों की धातु सल्फाइडों के साथ क्रिया। धातु सल्फाइड क्या होते हैं भाई, तो धातु सल्फाइड में जैसे MS प्रकार के भी मिल जाएंगे, M मतलब धातु है और सल्फाइड के तो, या फिर M में 2 और S, अगर धातु पर एक धनायन होगा तो M2S भी होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो देखो मैं यहाँ पर धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड नहीं बेटा, यहाँ पर सुधार कर लीजिए, धातु ऑक्साइड की जगह पर है धातु सल्फाइड। धातु सल्फाइड, तो देखो यहाँ लिखेंगे, देखो क्या अम्ल नहीं लिया है यहाँ पर, पहले धातु सल्फाइड लिया है, तो धातु और प्लस सल्फाइड और गिब्स आउट क्या बना रहा है तुम्हारा, सॉरी ये क्या हो गया, धातु सल्फाइड प्लस अम्ल क्या बनाएगा, लवण और प्लस H2 गैस। ठीक है, H2 गैस। जैसे मैंने यहां पर एक लिया है फेरस सल्फेट, ये क्या है तुम्हारा, फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फाइड है, सॉरी फेरस सल्फाइड में जो आयरन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से अधिक विस्थापित है तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, उसके स्थान पर लग जाएगा अपना खुद लग जाएगा, तो क्या बनाएगा FeSO4 और प्लस H2S, प्लस H2S, तो क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये इसकी ओर विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इस तरह से आयरन सल्फेट बना। अब ये S है H2S के साथ में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है तुम्हारी, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये है तुम्हारा फेरस सल्फेट। ठीक है, लवण है, तो क्या बना रहे हैं, लवण तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। तो ये थे अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों के रासायनिक गुण को एक बार फिर से दोहरा देते हैं फास्ट रिवीजन में। ठीक है, तो अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, इतनी बात याद रखेंगे। और धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं, लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। क्षारकों के साथ अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, लवण तथा जल बनाएंगे।
और धातु ऑक्साइडों के साथ भी लवण तथा जलना है, क्योंकि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। तो जैसे क्षारकों की अभिक्रिया वैसे इनकी अभिक्रिया। अब नेक्स्ट है कि अम्लों की धातु सल्फाइडों से अभिक्रिया। तो धातु सल्फाइडों के साथ हम अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। अब इसके साथ में ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि आपके इतनी अभिक्रियाएं एनसीईआरटी की बुक में दे रखी थी, ये मैंने सारी करा दी हैं। अब इसके बाद में हम अम्लों के उपयोग पढ़ेंगे। तो अम्लों के उपयोग क्या है, तो HCl के उपयोग, तो क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में या यशदीकरण से पहले लोहे की चादरों को साफ करने के लिए और वस्त्र उद्योग में कपड़ा रखने के काम में कौन आता है, HCl अम्ल। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग, तो उर्वरक बनाने में। उर्वरक यहाँ गलत है तो सुधार कीजिए। उर्वरक बनाने में। उर्वरक और धावन पाउडर, जैसे उर्वरक मतलब खाद लगाते हो तुम, यूरिया वगैरह उर्वरक है। धावन पाउडर, ठीक है, यानी कपड़े धोने का सर्फ वगैरह। प्लास्टिक तथा, यहाँ क्या है, तथा है, कृत्रिम रेसे बनाने में और पेट्रोलियम उद्योग में और लेड की बैटरियां, जो शीशा संचायक बैटरियां हैं जो घर पर लगाई जाती हैं, ठीक है, वो शीशा संचायक बैटरियां बनाने में किसका प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। मैंने कहा शीशा संचायक बैटरियों में कौन सा अम्ल भराया था, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। जो बैटरियां होती हैं अपने घर पर आती हैं, ठीक है, तो वो उनमें क्या होते हैं, हम लेड बैटरियां बोलते हैं, और उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल को तन करके डाला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि शुद्ध जल को डाला जाता है, शुद्ध जल में कहाँ आयनित होंगे, कहाँ आयन होंगे, शुद्ध जल को नहीं डाला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर को नहीं, किसमें, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग उर्वरक, विस्फोट, रंग तथा औषधि बनाने के काम में, तथा सोने व चांदी के शोधन में किसका प्रयोग किया था, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया था। तो ये कुछ अम्लों के उपयोग थे, और इसी के साथ में ये वीडियो लेक्चर हमारा समाप्त होता है, जिसमें हमने अम्लों को क्लियर कर लिया है। अब अम्लों को क्लियर करने से तात्पर्य यह नहीं है कि यहाँ पर पूरे अम्लों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है तुम्हें। यहाँ जो एनसीईआरटी बुक में अम्लों के बारे में जानकारी थी क्लास 10th में, वो मैंने क्लियर कर ली है एनसीईआरटी की में। और अम्लों के बारे में आगे हम क्षारकों के साथ अम्लों की अभिक्रिया वगैरह पढ़ेंगे, और इस तरह से अम्लों के सूचक में भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्षारकों के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, क्षारक क्या होते हैं और क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और क्षारकों के रासायनिक गुण अगली वीडियो में होंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।